नमस्कार दोस्तों। संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन बिल और परिसीमन बिल पेश करने के पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या है? क्या लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के नाम पर मोदी सरकार सीटों के समीकरण में कोई बड़ा खेल करने का इरादा रखती है? अगर विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ यानी 543 सीटों में से ही एक तिहाई महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए, तो उसे मानने की बजाय मोदी सरकार डीलिमिटेशन करने पर क्यों आमादा है? लोकसभा की सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना के मुताबिक क्यों करना चाहती है मोदी सरकार? नए सिरे से सीटों के परिसीमन के लिए बिल में 50% के हिसाब से बढ़ोतरी का प्रस्ताव क्यों नहीं है? 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ तो क्या हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में साउथ के राज्यों की हिस्सेदारी लोकसभा में कम हो जाएगी? बीजेपी क्या अपने फायदे के लिए महिला रिजर्वेशन की आड़ में सीटें बढ़ाना चाहती है? बीजेपी को पता है कि संविधान संशोधन बिल बिना 2/3 बहुमत के पास नहीं हो सकता और एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। एनडीए के पाले में 2/3 बहुमत से 67 सांसद कम है। फिर भी मोदी सरकार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले संसद में बिल पेश करके क्या साबित करना चाहती है? विपक्ष के तमाम दलों और मुख्यमंत्रियों ने इस बिल के खिलाफ आक्रामक तेवर क्यों अख्तियार किए हैं? तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी बातें नहीं सुनी गई तो भारी कीमत चुकानी होगी। उनकी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। पार्टी विपक्ष की जिन पार्टियों ने 2023 में एक सुर में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास कर दिया था, वही पार्टियां आज सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल क्यों खड़े कर रही हैं? सरकार ने अपने बिल में परिसीमन के लिए हर राज्य के लिए 50% सीटों के इजाफे का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि इन सवालों पर संसद में बहस हो रही है। विपक्ष और पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहा है संसद के फ्लोर पर, लोकसभा में। लेकिन सवाल और उसका जवाब समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत। मैं चाहता हूं उनके जरिए जरा समझिए। नमस्कार सुप्रिया, स्वागत है आपका। उनके जरिए समझिए कि आखिर विपक्ष को इतना ऐतराज क्यों है कि राहुल गांधी अलग से एक वीडियो बयान देते हैं जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि ये बीजेपी की खतरनाक योजना है। ये कहते हैं कि डीलिमिटेशन एक पारदर्शी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर होनी चाहिए और सहमति के साथ होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की मंशा सही नहीं है। सवाल उठाते हैं और कहते हैं डीलिमिटेशन से जुड़े सभी संवैधानिक सेफगार्ड्स हटा दिए गए। इसी तरह से एम के स्टालिन का बयान का मैंने जिक्र किया। उन्होंने तो सीधे सीधे बड़ी चेतावनी और एक तरह से ये बताया है कि 2000 ये इस दौर में अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 1960 जैसा आंदोलन हो सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल भाजपा और उनके संगी साथियों के धोखे का काला दस्तावेज है, खुफिया लोगों की गुप्त योजना है। और यही बात संसद में अखिलेश यादव के स्पीच में भी इसी तरह की बात है। तो समझने की कोशिश करते हैं सुप्रिया। सबसे पहले सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आज का दिन जो अर्जुन मेघवाल है मंत्री, जब उन्होंने पेश किया ये बिल तो उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है, इस पावन दिवस को सदियों तक याद रखा जाएगा। वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है, मतलब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। फिर विपक्ष को इतना विषाद क्यों हो रहा है? आपको, आपके दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। मुझे सबसे ज्यादा अगर आक्रोश किसी बात का है तो इस बात का है कि इस देश की आधी आबादी को मूर्ख समझने की जो जरूरत बीजेपी कर रही है वो कतई ना करे। इस देश की आधी आबादी महिला आरक्षण के पीछे छिपकर शकुनी चालें ना चले। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल से, अगर आज सबसे पावन दिन है तो सितंबर 2023 को कौन सा दिन था जरा बताइए? वो अभागा दिन था। असलियत ये है अजीत जी, और ये मैं संक्षिप्त में कहकर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। असलियत ये है, मुद्दा महिला आरक्षण है ही नहीं। महिला आरक्षण पास हो चुका है, 334 एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, वो संविधान का हिस्सा है। और असलियत यह है कि सितंबर 2023, आज से ठीक 30 महीने पहले, जब वो सदन में पेश करके पास कराया गया, सर्वसम्मति से पास हुआ, समूचे विपक्ष ने और कांग्रेस के हर नेता ने खड़े होकर वहां पर कहा, आप इसमें शर्तें मत डालिए, आप परिसीमन और सेंसस की शर्तें मत डालिए, आप बिना शर्तों के इसको लागू करिए और फिर देखिए 2024 में कैसे महिलाओं की तूती बोलती है लोकसभा में। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, अगर ये लागू हो गया होता 2023 में बिना शर्तों के, जो नरेंद्र मोदी जी ने तब नहीं माना था, और यकायक हृदय परिवर्तन हुआ है, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अमेंड करना चाहते हैं। यहां पर मैं ये बात कह के खत्म करती हूँ, अगर इन्होंने मान लिया होता महिला आरक्षण की बात हमारी 2023 में,
तो सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरलम में, असम में, पुदुचेरी में, जहां जहां उसके बाद चुनाव हुए, वहां पर महिलाओं को आरक्षण मिलता, वहां पर जबरदस्त तरीके से महिलाएं आगे आती। आपने तब क्यों नहीं मानी बात? और एकदम से आप महिलाओं के खैरख्वाह बन गए। असलियत ये है, जो ये जो शकुनी चाल है, ये महिला आरक्षण से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इनका जो सिया इतिहास है वो ऐसा है कि जब 1989 में खड़े होकर राजीव जी ने लोकल बॉडी पंचायती राज में महिला आरक्षण को प्रस्तुत किया, उसका पुरजोर विरोध और उसके खिलाफ वोटिंग करने का काम लालकृष्ण आडवाणी जी से लेकर अटल जी ने किया, राम जेठमलानी ने किया, जसवंत सिंह ने किया। और फिर बीजेपी हमसे एक सवाल पूछती है, क्योंकि मैं उसका भी जवाब देना चाहती हूँ, ऐसा था तो 2010 में आपने क्यों नहीं पास कर दिया? हम बहुत कोशिश किए, हम प्रतिबद्ध थे, हम ध्वजवाहक हैं इसके, लेकिन हम आपकी तरह एब्सोल्यूट प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं चला रहे थे, हम घटक दल की सरकार चला रहे थे, हमारे घटक दल नहीं माने। आप तो 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत से जीते, आपने तब क्यों नहीं पास किया महिला आरक्षण? अगर किया होता तो 2019 के इलेक्शन में भी इसका फायदा मिलता महिलाओं को, 2024 में भी मिलता। अब यकाएक आप महिलाओं के खैरख्वाह बन गए। आप महिलाओं के खैरख्वाह नहीं है, आप इसके पीछे छिपकर संघीय ढांचे पर, संविधान पर प्रहार करके एक अलोकतांत्रिक परिसीमन डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं। आप जब मुझसे आगे सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी कैसे मुझे ये लगता है। दो बार आपने शकुनी चाल कहा, क्या जी हाँ, शकुनी चाल है? जैसे किरण रिजिजू जो मैं मंत्री हैं बताती केंद्र हूँ। सरकार के, उन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, साउथ इंडिया को गुमराह किया जा रहा है, तमिलनाडु के सीएम मिसगाइडेड हैं और ये खामखा लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, सभी राज्यों को रिप्रेजेंटेशन का फेयर चांस मिलेगा। और इसी तरह की बातें संसद में चाहे मेघवाल हो चाहे तेजस्वी सूर्या यही कह रहे हैं। हर बार जब विपक्ष सच बोलकर इनको आईना दिखाता है तो विपक्ष गुमराही कर रहा होता है देश को, ये इनकी असलियत है। मैं आपको समझाती हूं कि क्यों हमें लगता है कि यह गलत है। डिलिमिटेशन के माध्यम से सरकार दो काम कर रही है। 7 ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 55, आर्टिकल 82, आर्टिकल 172, आर्टिकल 332, आर्टिकल 334A। 7 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये तय करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन कब होगा और उसमें कौन सी जनगणना का इस्तेमाल होगा। अब सरकार इन विधेयक के द्वारा इन आर्टिकल्स को बदलना चाहती है और अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये तय नहीं करेगा कि डिलिमिटेशन कब होगा। अब सरकार एक सिंपल लॉ लाकर पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से तय करवा देगी कि परिसीमन कब होगा और सिंपल लॉ से ही यह भी तय हो जाएगा कि कौन सा सेंसस इस्तेमाल होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए यहां पर एक बात बिल्कुल साफ करनी जरूरी है कि 1976 के सेंसस के चलते नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड हुई हैं और 2001 उन सीट्स की बाउंड्रीज डिसाइड करता है और उसको फ्रीज कर दिया गया था कि 2026 के बाद जब सेंसस होगा तब उसका संज्ञान लिया जाएगा। ये सरकार क्या करना चाहती है? ये 2011 के सेंसस पर परिसीमन कर 543 सीट को बढ़ाकर 850 करना चाहती है। मतलब आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कोई जांच नहीं करी और आपको सर्जरी के लिए भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। 2011 का सेंसस अब पुराना हो चुका है, इट हैज पास्ड इट्स सेल बाय डेट। और असलियत यह है कि 2011 के सेंसस के पुराने होने की वजह से आज 10 करोड़ लोग प्राइम मिनिस्टर की गरीब कल्याण योजना के बाहर है, फूड सिक्योरिटी एक्ट से बाहर है। तो 2011 का सेंसस एक्चुअली आउटडेटेड है और उसके बेसिस पर आप कैसे परिसीमन करिएगा, कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी एससी, कौन सी एसटी, कौन सी विमेन सीट होंगी। ये पहली बात। मैं सरकार की ही एक दलील उनके मुंह पर दोबारा से फेंकना चाहती हूँ। सरकार एसआईआर करा रही है, एसआईआर में 3.5 करोड़ से ज्यादा नाम कटे उत्तर प्रदेश में। मतलब आप, अगर आपकी मानी जाए, हम इसका विरोध करते हैं, आपकी मानी जाए तो आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश की जनगणना बदल चुकी है, 26 करोड़ में से 4 करोड़ लोग गायब है। तो आप फिर पुराने सेंसस पर कैसे परिसीमन करेंगे उत्तर प्रदेश में, कैसे 40 सीटें बढ़ाएंगे? तो सरकार की जो दलीलें हैं वो एक्चुअली डिलिमिटेशन फ्लॉड तरीके से और अलोकतांत्रिक तरीके से करने पर आमादा है। और हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। आज की तारीख में फ्रीज इसलिए लगी थी 1976 और 2001 की जनगणना वाले फॉर्मूला पर, जिससे कि जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, जिनकी पॉपुलेशन जबरदस्त इजाफा नहीं हो रहा है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह पे फोकस कर रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन रहे। और इसी के चलते आज साउथ इंडियन स्टेट्स का जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है 543 में, वो 24.3% है। जब 850 हो जाएगा तो उनका रिप्रेजेंटेशन घट के 20% रह जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट का 4.4 से घट के 3.5% के आसपास रह जाएगा। तो आज सवाल इस बात का है कि क्या जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या का नियंत्रण रखा, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फोकस किया, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, जिनके रेवेन्यूज बेटर है, आज क्या उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा? और आने वाले दिनों में आप राज्यों को क्या बोलिएगा कि अच्छी गवर्नेंस का कोई इंसेंटिव ही नहीं है। और एक यहां पर चीज जरूर कहनी जरूरी है, ये समझने की बात है। अमित शाह इलेक्शन रैली में जाकर कह रहे हैं 50% बढ़ाएंगे, आपके बिल में तो इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है। अगर केरला की सीट 50% बढ़ती भी है तो वो 20 से बढ़कर 30 होगी, यूपी की 80 से बढ़कर 120 होगी। अभी केरला और यूपी में अंतर कितने का है? 60 का, 20 और 80, फिर कितना होगा? 30 और 120, 90 का अंतर होगा। और यही नहीं, अगर 2011 का सेंसस इस्तेमाल होगा तो तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटें आती हैं लोकसभा में, वो बढ़कर इनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 58 हो जाना चाहिए, लेकिन 2011 के सेंसस पर तो वो 48 पर रह जाएगा। तो इसीलिए जिस तरह से ये परिसीमन कर रहे हैं और जिस तरह से ये सारा फोकस कुछ ही राज्यों पर रखकर परपेचुइटी में पूरी तरह से एक पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये संघीय ढांचे पर प्रहार है। जिस तरह की आक्रोश की आवाजें आज तेलंगाना से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, केरल से, वहां के लोगों से आ रही हैं, ये देश की एकजुटता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शायद बीजेपी इसको समझ नहीं पा रही है। संसद में जो भाषण दिया तेजस्वी सूर्या ने, या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, ये गुमराह करने की बात इसलिए वो करें, आर्टिकल 81 का 2 है जिसमें प्रोपोर्शन, आबादी के हिसाब से प्रोपोर्शन की दलील दी गई है। तो वो कह रहे हैं कि भाई 50% के हिसाब से बढ़ेगा, तो जहां जितना बड़ा स्टेट है, जैसे पहले उसकी जनसंख्या या स्टेट में 80 सीट अगर यूपी में है तो जाहिर है 50% भी बढ़ेगा, तो यूपी में 120 होगा। वैसे ही अगर तमिलनाडु में अगर 39 सीटें उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो कह रहे हैं इसमें खामखा इशू क्यों बनाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात कि अगर नए सिरे से जनसंख्या की रिपोर्ट आ जाएगी तो भी वो फासला तो वही रहेगा, हो सकता है और बढ़ जाए 11 से 26 में। जी हाँ, मैं दोनों बातों का जवाब देती हूँ। तेजस्वी सूर्या की इस दलील का जवाब तो कर्नाटका की देवतुल्य जनता दे देगी। चुनाव आने दीजिए। ये जितने लोगों को बीजेपी फील्ड कर रही है, उनको लग रहा है साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो ये बोल देंगे तो ये पत्थर की लकीर बन जाएगा। इन सबको ढूंढना पड़ेगा, इनको बूथ के वर्कर नहीं मिलेंगे, वोट तो छोड़ दीजिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, और ये और जरूरी बात है, एक रीजन था कि उस फॉर्मूला को फ्रीज किया गया था, क्योंकि कुछ राज्यों ने मानक जो थे वो ज्यादा अच्छे से हासिल किए थे। उनको इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करी थी, उनके यहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर बेटर है, उनके यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस बेटर है, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेटर है, उनके यहाँ रेवेन्यू रिसोर्सेज बेटर है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है। आज 1 रुपया जो जीएसटी तेलंगाना देता है, उसका 43 पैसा उसको मिलता है और यूपी को 2.5 रुपए मिलता है। तो मेरा अपना मानना है कि जनसंख्या के बल पर अगर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करने लगेंगे तो फिर जो छोटे राज्य हैं, जो इस संघ का हिस्सा है, उनकी तो कोई उनकी तो कोई से ही नहीं रहेगी, उनकी तो कोई आवाज ही नहीं रहेगी, उनको तो स्टाइपल करने का काम किया जा रहा है। और दूसरी बात, आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया कि अगर 2026-27 का इंतजार कर लेते तो शायद तस्वीर बदलती। बिल्कुल बदलती, पर पता है कैसे बदलती? 2026 में जो सेंसस अभी हो रहा है वो 5 साल का डिलेड सेंसस है। जातिगत जनगणना की मांग उठी, इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा जो जातिगत जनगणना की मांग करते हैं वो अर्बन नक्सल है, और फिर इन्होंने नाक रगड़ के जातिगत जनगणना को मान लिया। लेकिन सोच तो जातिगत जनगणना के खिलाफ की है, क्योंकि आरएसएस के हैं, जहां पर एक भी सब संचालक किसी और जाति का और धर्म का नहीं हुआ है, जाति का नहीं हुआ है। तो आज की तारीख में जातिगत जनगणना से कैसे बचना पड़े, इसलिए सेंसस को नहीं इस्तेमाल करेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, तेलंगाना और बिहार का सर्वे आया, कास्ट सर्वे, उस कास्ट सर्वे में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 70 से 75% के बीच में आई है। उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? और इसीलिए तो हम कह रहे हैं महिला आरक्षण में भी आप ओबीसी महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करिए। एससीज के लिए जैसे हम सीट रिजर्व करते हैं, ओबीसी के लिए भी रिजर्व करिए, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बजाय वो करने के आप कुत्सित तरीके से एक डिलिमिटेशन कर रहे हैं। जिस तरह से आक्रोश और जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं इस पूरे देश में, ये सरकार के लिए चिंता का विषय। पता नहीं सरकार इसकी चिंता कर रही है या नहीं कर रही।
सरकार तो ये चिंता कर रही है या यही प्रोपेगेंडा होगा चुनाव में, जो अभी विधानसभा चुनाव है, अब तो तुरंत सिर पे चुनाव है, ये कि भाई कांग्रेस या जो विपक्ष के दल है वो महिलाओं के आरक्षण के या महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं है। हम तो लेकर आ रहे हैं और इससे महिलाओं की तादाद कितनी बढ़ जाएगी। अब स्क्रीन पर ग्राफिक दिखाइए, अभी 13-14% महिलाओं की नुमाइंदगी है, जो इस 850 अगर हो गई, वो दिखाइए महिलाओं वाला। तो महिलाओं की नुमाइंदगी देखिए एक स्क्रीन पर है कि अगर 850 सीटें हो गई तो 280 महिलाएं हो जाएगी, जो अभी महिलाएं 181 है। तो महिलाओं की नुमाइंदगी परिसीमन के पहले अभी 81 नहीं है, अभी तो बहुत कम है, मतलब अभी 14% है। अगर 543 पर हुआ तो 181 महिलाएं होगी, लेकिन अगर 850 पे हुआ तो 280 महिलाएं होंगी। तो वो तो आपको चिन्हित करेगी विपक्ष को उसी तरह से कि ये रिजर्वेशन नहीं होने देना चाहते, इसलिए बहाना खोज रहे, आप कह रहे हैं इसमें जाति जनगणना को शामिल करो, इसमें आरक्षण को शामिल करो, और यही बातें चल रही है। इसमें मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूँ। महिलाओं पर बात करने से पहले इन्होंने कराया तो था डिलिमिटेशन असम और जम्मू कश्मीर में। किसी कंस्टिट्यूएंसी में 8 लाख वोटर है, किसी में 25 लाख वोटर है, किसी में 6 विधानसभाएं है, किसी में 12 विधानसभाएं है। सारा समीकरण हम कैसे जीत सकते हैं ये देखकर है। प्रतीक्षम किम प्रमाणम, इनका डिलिमिटेशन आप जम्मू कश्मीर और असम में देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को इतना बेवकूफ मत आंकिए। एक लाइन है हिंदी में, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, ये सुबह सुबह की बात है, ये असलियत है। नरेंद्र मोदी जी को 2024 के पहले लगा, उनको पता ही नहीं था कि वो जनाधार खो चुके हैं, और उनको लगा कि वो ये शिगुफा फेंकेंगे महिला आरक्षण का और जबरदस्त जीतेंगे। जीत तो भूल जाइए, 400 की बात कर रहे थे, 240 पर लाकर इस देश ने नकेल कसी। अब फिर से वो जनाधार ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हर महिला इस देश की, चाहे वो नॉर्थ की हो या साउथ की हो, वो ये जानती है कि आप ये इसलिए कर रहे हैं जिससे आप शाश्वत सत्ता में बने रहिए, जो ये संभव नहीं है इस देश में। सब लोग समझ रहे हैं महिलाओं के लिए आप कोई खैरख्वाह नहीं है, आप कोई महिलाओं के नुमाइंदे नहीं है, आप एक अलोकतांत्रिक डिलिमिटेशन को पुश कर रहे हैं, और वही आपकी असल कोशिश है। ये सब समझते हैं। कांग्रेस को किस मुंह से महिला विरोधी बताएंगे या महिला आरक्षण विरोधी बताएंगे। जिस नींव पर आज महिला आरक्षण खड़ा है, जहां पर 15 लाख निर्वाचित सदस्य हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो राजीव गांधी जी की देन है। आप उसका विरोध करते थे। जिस नींव पर आज महिला आरक्षण खड़ा होने जा रहा है, वो हमारी देन है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री महिला देने से लेकर प्रथम लोकसभा स्पीकर महिला देने तक कांग्रेस की देन है। तो हमें महिला आरक्षण पर आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन महिला आरक्षण के पीछे छिपकर हम आपको परिसीमन और जातिगत जनगणना गलत तरीके से नहीं करने देंगे। जब सुप्रिया आप कहती हैं कि प्रधानमंत्री जनाधार खो चुके हैं और इसी डर से ये सब कर रहे हैं, तो ये कहते हुए आप 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करती हैं जहां 240 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद बिहार चुनाव अभी सबसे ताजा है, उसके पहले महाराष्ट्र चुनाव हो गया, हरियाणा चुनाव हो गया, हर जगह बीजेपी ने तो बम बम सीटें हासिल की। बिहार में तो हालत ये हो गई कि आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर 35 न पार कर सकी और एनडीए को 202 सीटें मिल गई। तो उसके बाद तो फिर मोदी ने गेन कर लिया जो 2024 में लूज किया। तो बीजेपी कहेगी कि भाई ये डरे हुए क्यों हैं? अगर यूपी में 80 से 120 सीटें या जनसंख्या के हिसाब से 140 सीटें हो जाती है, तो बीजेपी ही फायदेमंद होगी, या तो विपक्ष मान के चल रहा है, या बिहार में अगर उसी हिसाब से सीटें बढ़ती है? क्योंकि हमने बीजेपी को डिलिमिटेशन करते हुए जम्मू कश्मीर और असम में देखा है। मैंने बताया ना आपको, 8 से लेकर 25 लाख तक के वोटर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, कहीं पर 6 विधानसभाएं, कहीं पर 12-12 विधानसभाएं। ये कौन सा डिलिमिटेशन हुआ था? अगर वाकई में डिलिमिटेशन ये करना चाहते थे तो करते, कि प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करते। आपने काट छाट, मैंने देखा असम में कैसे करी, कि एक वर्ग जो है वो गेटवाइज हो जाए, यहाँ के वोट कट के वहां चले जाए, कहीं पर किसी का वर्चस्व वो खत्म हो जाए। क्यों आपने ऐसे काम किए? सवाल तो ये पूछा जाएगा। देखिए, जहां तक बिहार की बात है या महाराष्ट्र की बात है, मैं अभी भी नहीं मानती हूं कि ये निष्पक्ष चुनाव था। एसआईआर करके और वहां पर जिस तरह से वोटर बढ़े 6 महीने के अंतर, वो करके ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। और असलियत ये, अगर इतना अच्छा चुनाव था, नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया था, आज कहां है नीतीश कुमार जी? बीजेपी ने कैसे उनको धकिया कर निकाल दिया, निकल गई बीजेपी जेडीयू को। तो ये सारी बातें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है और उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परिसीमन, जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो किया जा रहा है, वो इस देश की
एकजुटता के लिए, इस देश के संघीय ढांचे के लिए और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बहुत क्रूशल जंक्चर है। इससे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक शायद देश में नहीं आएगा और शायद हम साउथ का आक्रोश समझ नहीं पा रहे हैं। शायद हम तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को, जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, उनको सुनकर सोच रहे हैं वो साउथ की आवाज है। साउथ की आवाज एम के स्टैलिन है। जब वो कह रहे हैं कि आक्रोश होगा, सड़कों पर लोग उतरेंगे, हम नहीं चाहते कि रिपीट हो जब आक्रोश हुआ था वहां पर उसका। तो मुझे लगता है कि ये देश के विभाजन की एक बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं मोदी जी। एक सवाल समझना चाहते हैं, थोड़ा जवाब से समझा दीजिए कि भाई बीजेपी अगर ये कर रही है इतने विरोध के बाद, ये भी पता है कि संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है, 67 सीटें कम है उनके पास, 67 सांसद पास नहीं होने वाला है, तो फिर बीजेपी क्यों कर रही है? ये क्या हासिल होगा बीजेपी का? क्यों लगता है आपको, क्या लगता है? इसका मुझे लगता है 2-3 कारण हैं। और पहला कारण मुझे ये लगता है कि ये भी एक नया शिगुफा है, स्पेशली जो टाइमिंग है इसको लेकर। 16, 17, 18 को किया जा रहा है, 29 अप्रैल के बाद भी हो सकता था, सर्वदलीय बैठक भी। मतलब प्रधानमंत्री सम्मेलनों में विपक्ष से अपील कर रहे हैं। अरे आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते, चाय चाय समोसे का ही तो खर्चा होता है, खिला देते, चाय बिस्किट खिला देते। आप बुलाते एक मीटिंग, सबसे मिलते, आप क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप सीरियस ही नहीं है। आपको पता है कि ऐसी चीजें इस देश में नहीं स्वीकार्य होंगी। मेरा अपना मानना है कि सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है अपनी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी और अपनी डोमेस्टिक नीति के चलते। आज बच्चा बच्चा जानता है। आज जब पाकिस्तान की वो सॉरी जो अमेरिका की करीना ल्यूइट है, जब वो खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ करती है तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसे कंगले देश की तारीफें हो रही है और हम है ही नहीं कहीं इस पीस प्रोसेस में। असलियत यह है कि अमेरिका की जी हजूरी करते हुए हमने रूस को भी दुश्मन बना डाला, हमने ईरान से भी दुश्मनी मोल ले ली इजराइल की जी हजूरी के चक्कर में। और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के चलते ये हुआ। सबको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पता है। और एप्स्टीन फाइल्स पर भैया हम तो कम, नरेंद्र मोदी जी के जो पहले समर्थन करते थे, उनके ऊपर किताबें लिखते थे, वो लोग क्या क्या कह रहे हैं, उनकी पार्टी के एक्स एमपीज क्या क्या कह रहे हैं। भगवान किसी व्यक्ति के लिए ये सारी बातें ना बुलवाए, लेकिन बोली जा रही है ये बातें। तो कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने की कोशिश है। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये एक और प्रयास है सत्ता में बने रहने का। लेकिन शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने एक लेसन नहीं सीखा कि ये देश बहुत कुछ सहेगा, ये हिटलर शाही नहीं सहता है। और आप जो कर रहे हैं उसका जवाब अभी मिलेगा आपको। अब आखिरी सवाल, जैसे आप लोग ये कह रहे हो कि 2011 की जनगणना पर ये क्यों हो रहा है परिसीमन? ये पहले जो तय हुआ था कि भाई पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर जो भी होगा। तो अब अगर मान लीजिए अगली जनगणना की रिपोर्ट आ गई, जो मैंने पहले भी कहा, उस हिसाब से हो सकता है 2011 और 26 में 15 साल का फासला है, तो जनगणना में हो सकता है यूपी की आबादी और ज्यादा दिखे साउथ के राज्यों की तुलना में या नॉर्थ की। तो फिर क्या फार्मूला आप लोग चाहेंगे? तब भी ये बात यही उठेगी कि भाई यूपी बड़ा स्टेट है, 80 है, तो वहां 50% में भी ज्यादा बढ़ेगा और जनगणना के हिसाब से और ज्यादा बढ़ जाएगा, वैसे बिहार में, वैसे एमपी में। मतलब आप लोग क्या चाहती हैं? आप लोग सिर्फ खुरपेज चाहती हैं या इसका कोई आंसर है? इस बात का जवाब रेवंत रेड्डी जी ने बड़े सरल तरीके से दिया है। उनका कहना है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको भी वेटेज दी जाए। हमने जनसंख्या कंट्रोल करी, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर है, हमारे स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा के पैरामीटर्स बेटर है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ज्यादा बेटर है, हमारा फिस्कल डेफिसिट आपसे बेटर है, उनको भी माना जाए। और इसी से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर प्रोपोर्शनेट रूप से सिर्फ एक या दो राज्यों के बल पर सरकारें बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो फिर बाकी देश क्या करेगा? बाकी देश मूक दर्शक बैठ के सुनता रहेगा। मतलब नरेंद्र मोदी जी की क्या चाहत है कि तेलंगाना या कर्नाटका या केरलम या आंध्रा या तमिलनाडु बैठ के वहां पर सिर्फ इनकी बातें सुने और ये राष्ट्र के नाम संदेश बोलते रहे उस पार्लियामेंट में? मुझे नहीं लगता वो संभव है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ और ये पूरी ईमानदारी से कहना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी जी सदन में आ जाकर बोल दे 543 सीट पर मैं महिला आरक्षण लागू करने को तैयार हूं, सारा विपक्ष आपका साथ देगा। आप वो नहीं कर रहे हैं। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो साजिश चल रहे हैं, रच रहे हैं, वो गलत है। और मुझे लगता है वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, महिलाओं की भी और इस देश के लोगों की भी। और विपक्ष को तो खैर आप क्या ही समझते हैं, तो सब जानते हैं। माई वे और द हाईवे वाली राजनीति जो वो करते हैं,
वो संभव नहीं है इस मामले पर। ये बहुत ही क्रूशियल जंक्चर इन आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इन आवर पॉलिटिक्स एंड मे आई डेयर से इन द यूनियन ऑफ आवर स्टेट्स इज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं, संसद में बहस चल रही है। लोकसभा में आज तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं का भाषण हुआ है, कल उसके बाद वोटिंग होगी और उसके बाद क्या कुछ होता है, अंदेशा आप मान सकते हैं। संसद में जो संख्या बल है उसके हिसाब से संविधान संशोधन के लिए 2/3 चाहिए, तो बिल तो पास नहीं होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा और किस तरह से प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी विपक्ष को घेरेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। और कैसे विपक्ष उनको घेरेगा, और कैसे विपक्ष उनको घेरेगा, ये भी जरूरी है देखना। बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। शुक्रिया, नमस्कार।